हेलो दोस्तों, मस्त एकदम सब ठीक है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एचटेट सीरीज के मद्देनज़र आज हम करने वाले हैं 2011 का, जी हाँ 2011, जो कि काफ़ी पुराना पेपर है। पीजीटी लेवल है ये, यानी कि एचटेट में 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के अंदर फ्रिक्वेंटली पूछे भी जा सकते हैं। तो प्लीज़ ध्यान दें, थोड़ा सा अपनी कॉपी पेन उठा लें नोटिंग के लिए। अगर आपको कोई पॉइंट नोट करना है तो प्लीज़ नोट कर लें। फ्यूचर पर्पस के लिए आप इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में दिल की घंटी जरूर बजाएं, क्योंकि जब जब आप दिल की घंटी बजाते हो तो मेरे दिल में भी एक घंटी बज जाती है। ये होगा पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो वो प्लीज़ देख लें, क्योंकि वो फर्स्ट हाफ है जहां पे मैंने फर्स्ट 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और इस पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के, क्योंकि हम जानते हैं कि टाइम वेस्ट करना बहुत ही बुरी बात है। तो बिल्कुल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तो हमने डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 16 में लगा देता हूं, यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बिफोर स्टार्टिंग टू टीच ए टीचर मस्ट। देखो ये तो क्वेश्चन वैसे ही आ गया, बिल्कुल कंडीशन को बिल्कुल मतलब सूट कर रहा है कि हमने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की और मतलब पढ़ाई से पहले क्या होना चाहिए। शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को क्या करना चाहिए, मतलब एक शिक्षक है, टीचिंग से पहले उसको क्या करना चाहिए। तो बताइए जल्दी से, आप भी थोड़ा सा गैस करिएगा, सोचिएगा कि भाई इसका आंसर क्या हो सकता है। तो देखो, टीचिंग करने से पहले अगर टीचर जो है स्टूडेंट को मेंटली प्रिपेयर कर देगा तो काफ़ी अच्छा है। मतलब मान लो अगर कोई टीचर किसी नए कंसेप्ट को स्टार्ट कर रहा है, मान लो बच्चा 10th क्लास के अंदर है और 10th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर टीचर बच्चों को सिखाना चाहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना, ठीक है, जीरोस कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो पहले टीचर आएगा तो डायरेक्टली टीचर पढ़ाएगा नहीं, पहले टीचर जो है प्रीवियस क्लास का थोड़ा सा बच्चे को पूछेगा। अगर नहीं आता है तो वो जो है उसको क्लियर कराएगा बच्चों को सबसे पहले, ठीक है। अगर टीचर ऐसा करता है तो स्टूडेंट को सबसे फ़ायदा ये होगा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि कॉन्सेप्ट जो है आसान लगेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं कराओगे तो बच्चा जो है, बच्चे को कॉन्सेप्ट डिफ़िकल्ट लग सकता है और उसको सीखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो एक बार मेंटली प्रिपेयर कराना बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का वो टीचर है, ठीक है। तो बिल्कुल बढ़िया, चलो मस्त। क्वेश्चन नंबर 17 उठाते हैं अब। While teaching, if you realize that what you have taught is not correct, you would। शिक्षण करते समय आपको लगे कि जो कुछ आपने पढ़ाया है वह सही नहीं है, तो आप मतलब मान लो टीचर को रियलाइज़ हो जाता है सडनली कि भाई जो मैंने पढ़ाया है वो सही नहीं था, मैंने बच्चों को कुछ पॉइंट गलत बता दिए हैं। तो एज ए टीचर व्हाट यू वुड डू बेसिकली। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ज़रा कोशिश करें, लगाएं कमेंट बॉक्स में, आंसर दें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कैसे देखेंगे, ऑनलाइन क्लास थोड़ी ना, ये ऑफलाइन क्लास है। ओके चलो मैं ही बता देता हूँ कि एज ए टीचर आप क्या करोगे। वैसे आप काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको पता चल गया होगा। स्टूडेंट को आप बताएंगे कि भाई ये मिस्टेक है और आप उसको करेक्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब सिंपल, इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। एज ए टीचर गलत हो भी जाता है, टीचर कोई भगवान थोड़ी ना है कि टीचर हमेशा सही सही चीज़ें सिखाएगा। तो ठीक है भाई, इतना प्रेशर होता है टीचर के ऊपर, ट्यूशन में पढ़ाना, इधर उधर पढ़ाना, पूरी रात तक बेचारा पढ़ाता ही रहता है 8-8 बजे तक, तो गलतियां हो जाती हैं, रात को ढंग से सोया नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। टेल द स्टूडेंट दैट इट वाज मिस्टेक एंड करेक्ट। सबसे पहले स्टूडेंट को बताओगे बिना किसी शर्म के कि भाई हाँ गलती हो गई है और उसको फिर करेक्ट करोगे, ठीक है। करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ।
सलीम इज वेरी गुड इन म्यूजिक बट इज नॉट एबल टू डू वेल इन मैथमेटिक्स। एज ए टीचर ऑफ मैथमेटिक्स हाउ विल यू हैंडल सलीम। मतलब सलीम संगीत में निष्पात है परंतु गणित में अच्छा नहीं कर पाता। मतलब संगीत में अच्छा है लेकिन गणित के अंदर अच्छा नहीं है। गणित के अध्यापक के रूप में आप सलीम को क्या कहेंगे? भाई देखो सिंपल सी बात है, ये कोई जेन्युइन क्वेश्चन, ये तो जेन्युइन प्रॉब्लम है बच्चों की कि बच्चे गणित में तो कमज़ोर रहते ही हैं, गणित का एक होवर रहता ही है, तो सलीम बेचारा क्या करेगा बताओ आप। तो सलीम जो है संगीत में अच्छा है लेकिन मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं है। एज ए टीचर आप सलीम को क्या सजेशन देंगे? तो इसका देखो राइट आंसर यही है। आप डांटोगे तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आप ये भी नहीं कहोगे कि भाई मैथमेटिक्स को छोड़ दो, तो कुछ भी नहीं करना है आपको। अगर आप ऐसा निशान लगा रहे हो आंसर, तो भाई तो आपका तो भगवान ही मालिक है फिर तो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। उससे कहेंगे कि वह गणित में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और उसे गणितीय अवधारणाएं समझाएंगे। मतलब कॉन्सेप्ट जो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है भाई, सिंपल सी भाषा में मैं बताऊं तो उसको आप सरल बना के चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे उसके सामने कि बेटा देखो ये इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इस तरीके से गणित में देखो उसका इंटरेस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। अभी उस बच्चे का गणित के अंदर इंटरेस्ट नहीं बन रहा है तो इस वजह से वो संगीत ज़्यादा सीख रहा है। गलत बात नहीं है संगीत सीखना, संगीत भी एक अच्छी कला होती है, आर्ट होती है, टैलेंट होता है बच्चों का, लेकिन आप मैथमेटिक्स में भी उसको अच्छा करने के लिए प्रेरित करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ए टैलेंटेड चाइल्ड कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड थ्रू ऑब्जर्वेशन बिकॉज। प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती क्योंकि आप ये सारा पढ़ लें कि ऑब्जर्वेशन इज नॉट ऑब्जेक्टिव टेक्निक। बिल्कुल सही बात है, ऑब्जर्वेशन आपकी एक ऑब्जेक्टिव टेक्निक नहीं है। मैं आपको इतने सारे मैंने क्वेश्चन पेपर करा दिए, मैंने आपको बता रखा है कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है। देखो 2 तरह का होता है, इनफॉर्मल और फॉर्मल। ऑब्जर्वेशन तो खैर सभी को पता ही होगा कि अवलोकन करना, किसी दूसरे बच्चे को ऑब्जर्व करना, उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना किसी एक्सपर्ट के द्वारा। अब फॉर्मल ऑब्जर्वेशन भी होता है और इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन होता है। याद रखना ऑब्जर्वेशन की जो टेक्निक होती है वो सब्जेक्टिव होती है, ऑब्जेक्टिव नहीं होती। तो सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, तो सारे ऑप्शन करेक्ट हैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हो जाएगा कि 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। मतलब ए टैलेंटेड चाइल्ड कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड थ्रू ऑब्जर्वेशन, तो इस वजह से वो ऑब्जर्वेशन में नहीं कर सकते हम, क्योंकि ऑब्जर्वेशन आपकी एक तो सब्जेक्टिव टेक्निक हो गई और इसको किसी एक्सपर्ट द्वारा ही किया जा सकता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। एक लंबे व्याख्यान को देते हुए अध्यापक को, मतलब वाइल डिलीवरिंग ए लॉन्ग लेक्चर व्हाट ए टीचर शुड डू। मतलब एक टीचर को क्या करना चाहिए जब वो एक लंबा व्याख्यान दे बच्चों के सामने। तो भाई सिंपल सी बात है, बच्चों से वो क्वेश्चन पूछे, बच्चों से क्वेश्चन पुट करे। जब क्वेश्चन पुट करेंगे तो बच्चे का दिमाग जो है सोचने पे मजबूर हो जाएगा, अदरवाइज वो बैठे बैठे यही सोचते रहेंगे बट टीचर क्या सिखा रहा है हमें, ठीक है। तो बच्चों से क्वेश्चन पुट करना बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ए गर्ल ऑफ योर क्लास इज इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एंड वांट्स टू परस्यू हर करियर इन स्पोर्ट्स, व्हाट विल यू सजेस्ट हर। मतलब एक बच्ची है वो स्पोर्ट्स में जाना चाहती है, तो एज ए टीचर आप उसको क्या सजेशन देंगे, क्या परामर्श देंगे? तो इसका जो राइट आंसर वो ये है कि बेटा आप मेहनत करें और मेहनत करके आप अपने एम्बिशन को अचीव करें, ठीक है। आप जो है अपने गोल को प्राप्त करें, मेहनत करने मतलब उसको इनकरेज करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको डांट देंगे कि भाई ठीक है स्पोर्ट्स में लड़कियों का कुछ नहीं हो सकता, ये वो ले बेटा मैथमेटिक्स और उठाओ। आप बार बार सोचते होंगे कि मैं मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल क्यों लेता हूँ, आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। तो आप उसकी एबिलिटी को इनकरेज करेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज नॉट ट्रू अबाउट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को लेकर इनमें से कोई कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो नहीं है, आपको सर्च करना है भाई, सीधी सी बात है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू वर्क हार्ड, ये यहाँ पे सत्य नहीं है कि इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है, वर्क हार्ड करने की एबिलिटी है। भाई जरूरी थोड़ी ना है। बाकी जो 3 कथन आप देख रहे हो काफ़ी ट्रू है यहाँ पे। बस यही है कि बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है, परिश्रम तो हर कोई कर सकता है, ठीक है। जो उसके लिए इंटेलिजेंस अचीव करना जरूरी थोड़ी ना होता है। क्वेश्चन नंबर 23, द मोस्ट इफेक्टिव इवोल्यूशन मेथड इज, यानी कि सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति क्या है? तो भाई इसका जो सीधा सा सही आंसर है सेमेस्ट्रल मेथड,
ठीक है। सेमेस्टर मेथड जो 6 महीने के अंदर एग्ज़ाम बोर्ड लेता है वही इसका राइट आंसर है। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है, क्योंकि अगर मैं क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में तो सेमेस्टर मेथड ही दिया हुआ है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। सेमेस्टर मेथड वैसे काफ़ी सारे स्टेट सेमेस्टर मेथड लेते हैं, जैसे हरियाणा बोर्ड इज़ वन ऑफ देम। लेकिन बोर्ड की जहाँ तक बात करें क्वेश्चन जैसे क्लास 10th क्लास 12 तो वहाँ पे सेमेस्टर मेथड नहीं लिया जाता। लेकिन ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो है सेमेस्टर मेथड। मेरे हिसाब से सेमेस्टर मेथड ज़रूरी है, क्योंकि हर 6 महीने के अंदर एग्जाम होते हैं, बच्चों को टाइम भी मिल जाता है। एक साथ बच्चे पूरे सिलेबस का एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है। मतलब देने में तकलीफ होती है, देते तो हैं लेकिन देने में काफ़ी सारे बच्चों को तकलीफ होती है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। मैच ऑफ द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे मैचिंग करनी है। सबसे पहले देखें स्लाइड प्रोजेक्टर किसके साथ मैच करेगा, तो देखो इसका जो राइट आंसर है पहले वो मैं बता देता हूँ आपको। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। देखो ए का 4th के साथ मैच हो रहा है, तो स्लाइड प्रोजेक्टर जो यहाँ पे दिया हुआ है प्रोजेक्टर मीन स्लाइड प्रोजेक्टर, तो आपने देखा ही होगा क्लास के अंदर जो स्लाइड चलती हैं, एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आती है, दूसरी के बाद तीसरी आती है, तो वैसे प्रोजेक्टर बच्चों को आप दिखाते हो, तो बिल्कुल करेक्ट है। टीवी किसके साथ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, टीवी जो है थर्ड ऑप्शन के साथ जाएगा, क्योंकि टीवी के अंदर ऑडियो भी होता है और विजुअल भी होता है। चार्ट किसके साथ जाएगा भाई, चार्ट जो है बिल्कुल फर्स्ट के साथ जाएगा, ठीक है। और वॉइस रिकॉर्डर किसके साथ जाएगा, वॉइस रिकॉर्ड आपका सेकंड के साथ जाएगा, मतलब ऑडियो मीन की तरफ जाएगा, क्योंकि वॉइस रिकॉर्डर में तो केवल ऑडियो मैसेज ही होता है जिसको हम सुनेंगे, देखेंगे तो नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, इजी पीजी। क्वेश्चन नंबर 25, द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन मीन्स, याद रखना कभी भी चाहे CTET में, चाहे STET में, चाहे UPTET में, कभी भी अगर ये कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन मीन्स आपको दिख जाए तो इसका मतलब क्या है। कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन अगर आपको दिख जाए तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल 360 डिग्री हम बच्चे को इवोल्वेट कर रहे हैं, बच्चे का मूल्यांकन हो रहा है, मतलब करिकुलर एक्टिविटी भी बच्चे की मेजर हो रही है, मतलब ऑब्जर्व की जा रही है, और को करिकुलर एक्टिविटी में भी बच्चे को ऑब्जर्व किया जा रहा है। करिकुलर एक्टिविटी होती है एकेडमिक एक्टिविटी, जहां पे बच्चे के टेस्ट में नंबर देखे जाते हैं, एग्जाम के अंदर नंबर देखे जाते हैं, और को करिकुलर एक्टिविटी होती है जैसे स्पोर्ट्स में बच्चे ने क्या महारत हासिल करी है, डिसिप्लिन में बच्चा कितना अव्वल था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 मतलब व्यापक मूल्यांकन जिसे हम कहते हैं, मतलब चारों दिशाओं का, आप समझ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 26, द कैपेसिटी टू अरेंज ऑब्जेक्ट सीरियली इज डेवलप्ड इन द चाइल्ड व्हेन ही इज इन, मतलब वस्तुओं को क्रम में जमाने की क्षमता बालक के अंदर कौन सी स्टेज में डेवलप होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज आप देख लेना, जीन पियाजे का जो महत्वपूर्ण थ्योरी है कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर, जीन पियाजे की थ्योरी जिसमें उन्होंने 4 स्टेज दी थी, उसमें सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर सीरिएशन नामक की प्रॉपर्टी आती है, बच्चा क्रम में जमाने की क्षमता जो है विकसित होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, समझ जाओ भाई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है स्क्रीन पर। फॉर इनहेंसिंग द एबिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग द टीचर शुड नॉट, मतलब अधिगम का स्थानांतरण की योग्यता को बढ़ाने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए, तो इनमें से क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड मतलब रटने की प्रवृत्ति प्रोत्साहित नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर टीचर, देखो टीचर ने एक चीज़ सिखाई है, अगर वो स्टूडेंट को ये बोल रहा है कि बेटा इसको रट्टे मारो, रोट करो इसको, तो वो गलत बात होती है। तो ऑप्शन नंबर 27 इज द राइट आंसर, क्योंकि रटना जो है वो परमानेंट मेमोरी के अंदर सेट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन ए चाइल्ड मिस प्रोनाउंस ए वर्ड व्हाट विल यू डू, मतलब जब एक चाइल्ड है किसी शब्द को गलत उच्चारण कर देता है वो, तो आपको क्या करना चाहिए एज ए टीचर, तो बिल्कुल सही बात है, आपको जो है करेक्ट करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए उसका उच्चारण, ठीक है। उसको डांटेंगे नहीं, उसको बिल्कुल डांटेंगे फटकारेंगे नहीं, गलत बात। क्वेश्चन नंबर 29, द बेसिस ऑफ इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल लीडरशिप, मतलब एक प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार क्या है, तो भाई इसका जो आधार है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, देख लो एक बार, संपूर्ण समूह का हित, मतलब एक अच्छा लीडर वही बन सकता है जो सबको साथ लेके चले, सब अपना हित ना देखे वो, ना कि 1-2 बंदों का हित देखे, ठीक है। सारे जैसे ग्रुप के अंदर अगर 10 मेंबर है तो 10 के 10 मेंबर आगे लेके चलने पड़ेंगे। जैसे मान लो क्रिकेट मैच का कैप्टन, एक अच्छा लीडर होता है। लीडरशिप क्या होती है कि सारे प्लेयरों को एक साथ लेके चले, जैसे कि सौरव गांगुली ने किया था अपने टाइम में बच्चों।
हाउ द वर्च्यू ऑफ गुड सिटीजन कैन बी इनकलकेट अमंग स्टूडेंट्स, मतलब छात्रों को अच्छा नागरिक बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो भैया ऑप्शन आप लोग के सामने है, मैं आंसर बता देता हूँ डायरेक्टली। उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके, मतलब एक ऐसा वर्क उन्हें असाइन कर दे जो कम्युनिटी से रिलेटेड है। मतलब जैसे 10 ग्रुप है, ग्रुप बना दें और मोहल्ले में भेज दें कि बेटा आप जो है सफाई करके आओ। मतलब जो रोड के ऊपर सफाई होती है नॉर्मली, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि भाई हाँ पूरे दिन सफाई में तुले रहो भाई, छोटा मोटा हम कार्य दे सकते हैं कम्युनिटी से रिलेटेड, तो वो चीज़ हम कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा जो भी काम होते हैं कम्युनिटी के, वो हम बच्चों को दे सकते हैं। पहले हमें बच्चों को ये काम टास्क असाइन करने पड़ेंगे। बच्चे जब देखेंगे तो ही बच्चों के अंदर जो है एक भावना जागृत होगी कि भाई हाँ अच्छा सिटीजन बनने की। ठीक है, तो ये ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये थे आपके 15 क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है एक्चुअली में ये है एचटेट 2011 पीजीटी पार्ट 2। पार्ट 1 में ऑलरेडी कर चुका हूँ, बना चुका हूँ, आप देख लेना। और अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट मिला है, थोड़ा सा, तो सब्सक्राइब कर दो, लाल बटन प्रेस कर दो अच्छे से। ठीक है, और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे, नहीं जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।